ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं अभिषेक सिंह आईएफपीएच के हिंदी सत्र के 946वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से अब तक निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन कर रही है। प्रारंभ में ये केवल अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में आयोजित किया जाता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका संचालन प्रारंभ हुआ। इस मंच का प्रमुख उद्देश्य होम्योपैथी के ज्ञान को साझा करना, विचारों का आदान प्रदान करना तथा सद्भावना और एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है। आज के इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि एवं वक्ता हैं डॉक्टर मनोज मकानी। सर ने बीएचएमएस किया है, एमडी होम्यो है सर। सर का मिशन है घर घर होम्योपैथी और हर घर होम्योपैथी। सर बिना शुल्क के होम्योपैथी शिक्षा का एक सर का प्रयास है। सर पिछले 5 वर्षों से गुजरात में 1300 से अधिक निःशुल्क होम्योपैथिक शिविरों का आयोजन करते आ रहे हैं। अब मैं सर से आग्रह करूंगा, कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। ओके। थैंक यू। सबसे पहले मैं सहानी सर और आईएफपीएच प्लेटफॉर्म के सभी मित्रों का आभारी हूं कि आपने मुझे यहां आके शेयर करने का मौका दिया। आज का हमारा जो विषय है वो है एपोरिज्म 153 एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो होप आप सब एंजॉय करेंगे इस सेशन को। एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। मोबाइल में से शेयर कर रहे हैं सो हमारा फेस आपको नहीं दिखेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट। ओके। स्क्रीन आपको दिखती होगी। हाँ होम्योपैथी सर। मेड सिंपल, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लियरिटी। मतलब होम्योपैथी में बहुत कंफ्यूजन है। हम बोले तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सब डॉक्टरों का अपना अपना अप्रोच है। सब डॉक्टर अपने अपने तरीके से एक अलग अलग टोटालिटी बनाते हैं और अलग अलग दवाई सिलेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी के अंदर अगर एक ही केस 10 डॉक्टरों को दी जाए तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवाई सजेस्ट करते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी गया बहुत बार। और ज्यादातर लोगों को देखा गया, हमारे बच्चों की बात करें तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाले अप्रोच में जाएं, कौन सा वाला अप्रोच सही है, कौन सा वाला अप्रोच गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस सर को फॉलो करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं। इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा कंफ्यूजन। और फिर तो इससे भी एक स्टेप आगे देखा जाए तो अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, एक दूसरे से इस तरीके की गर्मा गर्मी भी हो जाती है। और इसीलिए आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं गुरुकुल होम्योपैथी के साथ एपोरिज्म 153 लेके, कि एपोरिज्म 153 में मास्टर हनीमैन क्या कहते हैं। तो होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएंगे और सारे होम्योपैथ यूनाइट होके होम्योपैथी की ओर बढ़ेंगे। तो हर व्याख्यान की शुरुआत हम एक अच्छे से श्लोक के साथ करते हैं। उसी तरीके से आज के व्याख्यान की शुरुआत भी एक श्लोक के साथ। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बुद्धो बुद्धाभिनापि किवंदंती सत्येय या मति सा गति भवेत। मतलब क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक के अंदर, इस सुभाषित के अंदर? ही हु थिंक्स हिमसेल्फ फ्री इज फ्री, ही हु थिंक्स हिमसेल्फ बाउंड इज बाउंड, एज वंस बिलीफ सो वन बिकम्स, माइंड एंड बिलीफ शेप बोथ डिसीज एंड हीलिंग। मतलब अगर हम मन से सोचते हैं कि हम फ्री हैं तो हम फ्री हैं, हम मन से सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं तो हम बंधे हुए हैं। जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसकी बिलीफ, जैसी जिसकी मान्यता, वो वैसा बन जाता है। मान्यता और मन वो डिसीज एंड हीलिंग दोनों को शेप देते हैं। मतलब अगर हम मन से सोचें कि हम बीमार हैं तो बीमार रहते हैं, हम मन से सोचें कि हम हील हो रहे हैं तो हम हील होते हैं। तो एवरीथिंग इज गेम ऑफ माइंड एंड बिलीफ। तो हमारी बिलीफ हमें स्ट्रांग करनी है, हमें सत्य की तरफ जाना है, हमें क्या ट्रूथ है, क्या सत्य है उसको खोजना है और सत्य का प्रतिपादन करना है। सत्य को अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर धारण करना है। और इसीलिए कहते हैं सधारयति सधर्मा, मतलब जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है और सत्य ईश्वर है। ईश्वर ही शिव है और शिव ही सुंदर है।
बात समझ में आ रही है? तो उसी सत्य को खोजने के लिए हम आज जा रहे हैं मास्टर हनीमैन के पास, और मास्टर हनीमैन ने हमें बताया एपोरिज्म नंबर 153। मास्टर हनीमैन कहते हैं एपोरिज्म 153 के अंदर, इन द सर्च फॉर होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। यहां पे होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, एनीवन? होम्योपैथी, हम बार बार कहते हैं ना, होम्योपैथी में देर इज नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर फीवर, देर इज नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर स्टोन, देर इज नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर जॉन्डिस, देर इज नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर पाइल्स, बट इन द सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। अर्थात हनीमैन क्या कहते हैं, मास्टर हनीमैन कहते हैं कि जिस केस की आपको दवाई चाहिए, मतलब आपके पास जो पर्सन जो तकलीफें लेके आया है, उस केस के लिए जो मेडिसिन काम करेगी, उस मेडिसिन को कहते हैं होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। मतलब पर्सन ए हमारे पास पाइल्स की तकलीफ लेके आया है, तो पर्सन ए के पाइल्स के लिए जो दवाई उसकी टोटालिटी के अनुसार होगी, उस दवाई को बोला जाता है होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर पर्सन ए। इसी तरीके से पर्सन बी के स्टोन के केस के अंदर टोटालिटी के अनुसार जो दवाई आती है, उस दवाई को बोला जाता है अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर पर्सन बी। बात समझ में आ रही है? यहां पे स्पेसिफिक रेमेडी बोलते हैं मास्टर, लेकिन स्पेसिफिक रेमेडी टू द केस, टू दिस केस ओनली। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रहा है? होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी टू दिस केस ओनली, मतलब मेरे पास स्टोन के केस में अगर एक केस के अंदर लाइकोपोडियम आई है, तो लाइकोपोडियम इज स्पेसिफिक रेमेडी इन द रिनल स्टोन केस ऑफ पर्सन बी। दैट डजंट मीन कि लाइकोपोडियम स्टोन के हर केस में काम करेगा, या पर्सन बी के हर तकलीफ में काम करेगा, हर बार काम करेगा। एवरीथिंग इज चेंजेबल, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? परिवर्तन के सिवा सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे जैसे सिम्टम्स बदलेंगे, वैसे वैसे स्पेसिफिक रेमेडी भी बदल सकता है टाइम टू टाइम। इसीलिए लेयर टू लेयर और डिसीज टू डिसीज, डिसीज मतलब सोरा साइकोसिस और सिफिलिस की बात करते हैं मास्टर, नोसोलॉजिकल नेम ऑफ डिसीज की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर सिम्टोमेटोलॉजी चेंज होती है, तो स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दैट केस भी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें दो शब्दों के बीच में भी हनीमैन जो कह रहे हैं ना, वो भी समझना है। इन द सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, मतलब हमें सर्च करनी है। क्या सर्च करनी है? अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस केस। इस केस के लिए हमें होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी सर्च करनी है। और वो कहां से मिलेगी, कैसे सर्च करेंगे? द मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ द केस। मतलब केस के अंदर तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन उन सिम्टम्स में से जो सिम्टम स्ट्राइकिंग है, स्ट्राइकिंग मतलब हमको वो सुन के ही स्ट्राइक हो जाए, यार ऐसा हो सकता है, स्ट्राइकिंग। सिंगुलर मतलब वो बहुत सारे केसेस के अंदर नहीं मिलते हैं, कभी कभार ही मिल रहे हैं। अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है। अगर बुखार आना, उसमें ठंड लगना, ये कॉमन है, लेकिन बुखार आना हर रोज 3 बजे ही बुखार आना अनकॉमन है। पिक्यूलियर मतलब वो बहुत ही पिक्यूलियर है। इन सब को मिला के बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ द केस ऑफ द डिसीज। मतलब उस केस का जो डिसीज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ना है। वो पकड़ेंगे तो उस केस के लिए हमें होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी मिलेगी, मिलेगी एंड मिलेगी। बात समझ में आ गई? of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view, उनको ही देखना है हमें। For it is more particularly these
that very similar ones in the list of symptom of the selected medicine must correspond to in order to constitute it the most suitable for effecting the cure. मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें डिसीज के अंदर मिल रहे हैं, टोटालिटी के अंदर मिल रहे हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वाली मेडिसिन हमें ढूंढनी है, उससे सिमिलर वाली, और उस मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। अगर वो मेडिसिन सिलेक्ट हो गई तो वो क्योर की प्रोसेस के लिए बहुत सुटेबल और इफेक्टिव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एनीवन? क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल? अगर इतना समझ में आता हो तो आप यस टाइप कीजिए, तो ही हम आगे बढ़े। अगर किसी को इधर भी कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये थियरी है, सबको पता है कि हमें अनकॉमन सिम्टम लेने हैं, पिक्यूलियर सिम्टम लेने हैं, सिंगुलर सिम्टम लेने हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने हैं, स्ट्राइकिंग सिम्टम लेने हैं, हम सबको मालूम ही है, लेकिन जानते सब हैं, करता कोई नहीं। हमारे पास, सबके पास इंफॉर्मेशन है कि मास्टर ने ये कहा, हमने पढ़ लिया, हमें भी किसी ने ये बोला, हमने सुन लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करते कैसे हैं? हम आपको बोलेंगे कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो सीट के ऊपर बैठना है, हैंडल हाथ में पकड़ना है और पैरों से पेडल मारने हैं तो आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे। लेकिन ये सुनने से आपको साइकिल आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसके लिए तो आपको ही साइकिल चलाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमने ये सब सुन लिया, जाना, लेकिन अपने अनुभव में क्या आया इसका? बोलिए, कौन से सिम्टम को कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहा जा सकता है? किन सिम्टम को अनकॉमन सिम्टम कहेंगे? और कॉमन सिम्टम कब अनकॉमन बन जाएंगे? हमारे पास केस में पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब बुखार आ गया है, बहुत ही सिर दर्द हो रहा है, नाक में से पानी बह रहा है, सुबह से उठा नहीं जा रहा है, डॉक्टर साहब सोया हूं लेकिन काम बहुत पड़ा है, बहुत सफाई करने का बाकी है, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, मुझे तो लगता है कोई बड़ा बीमारी हो गया है, इसमें कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे ना? तो इसमें से कौन से सिम्टम कॉमन है और कौन से सिम्टम अनकॉमन है? कौन से सिम्टम को टोटालिटी में लेंगे, कौन से सिम्टम्स को टोटालिटी में नहीं लेंगे? बात समझ में आई? हम बहुत बार पढ़ते हैं, अनकॉमन लेना है, पिक्यूलियर लेना है, सिंगुलर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक लेना है, लेकिन जब भी स्टोन का केस आता है तो वही लाइकोपोडियम बर्बेरिस, पाइल्स का केस आएगा तो वही दो चार एस्क्यूलस एसिड नाइट्रिक या मुराट्रिक एसिड, या सोच लेंगे स्किन का केस आया तो वही सल्फर, सेपिया, सिलिसिया, दो चार मेडिसिन, अस्थमा का केस आया तो वही आर्सेनिक, सैम्बुकस, दो चार मेडिसिन, उसी तरीके से वही मेडिसिन सोचते रहते हैं। हमें केस प्रोसेसिंग सीखना है। केस टेकिंग करने के बाद हमारे पास जो भी डेटा आया है, केस टेकिंग करने के बाद हमारे पास जो भी डेटा आया है, उस डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना है वो हमें एपोरिज्म नंबर 153 के अंदर सीखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? केस में तो बहुत कुछ मिलेगा। पहले तो केस टेकिंग के अंदर, केस रिसीविंग के अंदर पेशेंट के साथ बात ही करना है, बातें करते जाना, बातें करते जाना, जो भी बोले वो लिखते जाना, बातें करते जाना, जो भी बोले वो लिखते जाना, बातें करते जाना, जो भी बोले वो लिखते जाना। वो लिखते लिखते बहुत सारा डेटा अपने पास आ जाएगा, 2 3 4 5 पेजेस हमने भर लिए, लेकिन उतने से तो मेडिसिन सिलेक्ट नहीं होगी, उसको छानना पड़ेगा। तो छानने के बाद दो, जो भी 4 5 7 सिम्टम हमें लेने हैं टोटालिटी के अंदर, उसी को कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहा जाता है। और जो सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्हीं को टोटालिटी के अंदर लेना है, उन्हीं को मेडिसिन के साथ मैच करना है, और जो मेडिसिन इन सिम्टम्स के साथ सिमिलर हो उस मेडिसिन को सिमिलिमम कहा जाता है, और उसी को प्रिस्क्राइब करना है। और अलग अलग ऑथर्स इसको अलग अलग नाम देते हैं। एकम सत्यम विपदा विप्रदा वदति बहुधा, एक ही सत्य को विप्र यानी विद्वान लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई उसको सोल बोलेगा, कोई उसको एसेंस बोलेगा, कोई उसे क्रक्स बोलेगा,
कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगा, कोई उसको सिमिलिमम बोलेगा, सब लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन सबका कहने का मतलब तो यही है कि ऐसी मेडिसिन जो पेशेंट के डिसीज के साथ एकदम सिमिलर हो, नजदीक से नजदीक हो, और अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर 26 नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के मुताबिक वहां पे क्योर हो जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। तो पहले इतना क्लियर हुआ, तो हम देखेंगे कि कब कॉमन सिम्टम अनकॉमन सिम्टम बन जाता है। तो किसी भी सिम्टम के अंदर कोई पिक्यूलियर क्वालिटी है तो वो क्वालिटेटिव सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक बनता है, अनकॉमन बनता है। कोई एक्सेप्शनली इंटेंस है, पिक्यूलियर क्वालिटी का मतलब क्या? वो पिक्यूलियर हर शुक्रवार को बुखार आ जाना, हर रोज 4 बजे बुखार आ जाना, हर ऑटम सीजन में अस्थमा हो जाना, वो पिक्यूलियर क्वालिटी है ना। अस्थमा डांस करने से अच्छा लग जाना, वो सब पिक्यूलियर क्वालिटीज हैं। सब में तो ऐसा नहीं होता, सब में नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो पिक्यूलियर है। बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शनली इंटेंस, डॉक्टर साहब पैरों में इतनी जलन हो रही है, इतनी जलन हो रही है कि मेरे से पैर के ऊपर कवरिंग ही नहीं हो रहा है, इतनी ठंडी है, लेकिन मैं पैर तो खुला रख के ही सोता हूं। बहुत ही इंटेंस। डॉक्टर साहब मैं कितना भी ट्राई करूं, कितना भी ट्राई करूं, लेकिन अगर मैं किसी का दर्द सुन लूं ना तो मेरी आंखों में से दर्द 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 आंसू बहने लग जाते। बहुत ही इंटेंस। डॉक्टर साहब स्लाइटेस्ट स्मेल भी मुझसे सहन नहीं होती है, इतनी भी आ गई तो मुझे छिका छीक हो जाती है, बहुत ही स्नीजिंग आने लगता है। इंटेंस। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? डॉक्टर साहब मुझे स्टोन राइट साइड हुआ, हाइड्रोसील राइट साइड हुआ, मेरा राइट साइड का नाक बंद हो जाता है, मुझे पैरालिसिस भी राइट साइड हुआ। एक्सेप्शनली इंटेंस मतलब यहां पे राइट साइड को तो छोड़ ही नहीं सकते। मुझे नाक में भी बर्निंग होती है, एसिडिटी में पेट में बर्निंग होती है, पाइल्स में, रेक्टम में बर्निंग होती है, पैरों में बर्निंग होती है। तो यहाँ पे बर्निंग बहुत ही इंटेंस है, मार्क्ड है। डॉक्टर साहब पहले मुझे टॉन्सिल का दिक्कत था, उसके बाद मुझे थायराइड की दिक्कत आ गई, उसके बाद मुझे डायबिटीज आ गया, उसके बाद मुझे ब्रेन का दिक्कत होने लगा, उसके बाद मुझे ओवेरियन सिस्ट हुआ। तो ग्लैंड्यूलर इनफिल्ट्रेशन इंटेंस है, हर बार वहां पे ग्लैंड सी अफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे नाक में से खून निकलता है, यूरिन में से खून निकलता है, स्टूल में से खून निकलता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंटेंस, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, ये अनकॉमन हो गया। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर साहब मेरा हेडेक है ना, यूरिन करने के बाद अच्छा लगता है, मुझे पेट बारे बारे लगता है लेकिन यूरिन करने के बाद अच्छा लगता है, मुझे साइटिका का दिक्कत है लेकिन यूरिन करने के बाद अच्छा लगता है। एक्सट्रीमली इंटेंस, एक्सेप्शनली इंटेंस, इसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है, भले ही कॉमन, भले ही वो कॉमन हो। यूजुअली एग्जाम्पल के तौर पे वाट्स होना कॉमन है ना, वाट्स को हम कॉमन सिम्टम में गिनेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर ही वाट्स होता है, ये 7वीं बार हुआ है, मैंने 7 बार इसको निकलवाया। बहुत ही इंटेंस। तो बहुत बार कॉमन सिम्टम भी अनकॉमन हो जाते हैं। अगर कोई सिम्टम किसी भी लोकेशन के साथ या डायरेक्शन के साथ जुड़ता है तो वो अनकॉमन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टोन इज कॉमन और अनकॉमन? एनीवन? स्टोन इज कॉमन और अनकॉमन? सर आई थिंक इट्स अ कॉमन सिम्टम। यस वेरी गुड, इट्स अ कॉमन सिम्टम। लेकिन स्टोन इन राइट साइडेड यूरेटर, इज इट कॉमन और अनकॉमन? इट्स अ पिक्यूलियर बेसिकली। यस इट्स अ पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम है। मुझे डॉक्टर साहब स्टोन होता है, मुझे पित्ताशय में पथरी हुआ, स्टोन हुआ, गॉल ब्लैडर स्टोन, मुझे यूरिन में 7 बार स्टोन पास हो चुका है,
सलाइवरी ग्लैंड में भी मुझे स्टोन हुआ है, और अब मुझे राइनोलिथियासिस है। डॉक्टर ने बोला कि मेरे साइनस के अंदर स्टोन हुआ है। तो स्टोन इज कॉमन, बट इस केस के अंदर लिथिक एसिड डायथिसिस, यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी, नाउ इट्स बिकम पिक्यूलियर, इट्स अनकॉमन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? स्टोन इज कॉमन, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से मेरी किडनी में से अंगारा निकलते हुए यूरिन में से निकल रहा है, इतना बर्निंग हो रहा है। नाउ स्टोन विथ बर्निंग पेन, इट इज अनकॉमन, इट इज पिक्यूलियर। डॉक्टर साहब मुझे स्टोन पास हुआ, लेकिन हर बार ये स्टोन वसंत ऋतु में ही मुझे पेन होता है और स्टोन निकलता है। डॉक्टर साहब 7वीं बार स्टोन हुआ है, सुबह के 4 बजे ही मुझे पेन हुआ है, स्टोन पेन, और मुझे फिर इंजेक्शन लेने जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब हर बार समर में ही मुझे दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब स्टोन का पेन होता है, लेकिन अगर ऐसे बेंडिंग डबल हो जाऊं और प्रेस करूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्टोन इज कॉमन, लेकिन स्टोन अगर किसी मोडालिटी के साथ जुड़ा तो अनकॉमन। इसी तरीके से कॉन्कोमिटेंट के साथ जुड़ा, डायरेक्शन के साथ, पहले मेरा राइट साइड का टो अफेक्ट हुआ, उसके बाद रूमेटिज्म धीरे 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 ऊपर आने लगा। डॉक्टर साहब धीरे 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 ऊपर आने लगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अबव टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लोकेशन के साथ सिम्टम का जुड़ना, इंटेंस होना, डायरेक्शन के साथ जुड़ना, सेंसेशन के साथ जुड़ना, मोडालिटी के साथ जुड़ना, कंकोमिटेंट के साथ जुड़ना, ये सिम्टम को अनकॉमन बनाते। या तो सिम्टम के अंदर पिक्यूलियर क्वालिटी है, कैरेक्टर है, ल्यूकोरिया इज कॉमन, लेकिन स्टिकी ल्यूकोरिया, स्ट्रिंजी ल्यूकोरिया, इट इज अनकॉमन, क्योंकि उसकी पिक्यूलियर क्वालिटी है। सर मेरी नाक बह रही है, तो नाक बह रही है इज कॉमन, लेकिन देखिए ना इसका डिस्चार्ज कितना स्ट्रिंजी है, ऊपर से निकलता है तो छेक नीचे तक जाता है, तब तक पूरा तंतु बनता है। पिक्यूलियर क्वालिटी है उस डिस्चार्ज की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड सिम्टम, अगर किसी सिम्टम को कहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है और वो नहीं है तो इसको भी अनकॉमन गिना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे थर्स्टलेसनेस विथ ड्राई माउथ, अगर माउथ ड्राई है तो प्यास लगना लाजमी है, लेकिन नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से एक सिम्टम है ओपियम, कैनाबिस, इन सब के अंदर पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेन, यूजुअली पेनफुल। तो आप जिस सिम्टम को जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां पे भी वो सिम्टम नहीं है, तो कई बार इसको भी अनकॉमन गिन के प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? केस के अंदर, केस रिसीविंग के अंदर जितना भी डाटा मिले, लेकिन ये साथ वाला डाटा है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हेडेक रिलीव बाय यूरिनेशन, कंकोमिटेंट के साथ जुड़ा, हेडेक इज वेरी कॉमन, लेकिन हेडेक रिलीव बाय यूरिनेशन उसके साथ एक कंकोमिटेंट है। हेडेक अमिलोरेट बाय ईटिंग बनाना, मोडालिटी है। हेडेक बस्टिंग टाइप ऑफ सेंसेशन है। हेडेक स्टार्ट कहां से हुआ? इधर से स्टार्ट होके धीरे 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 आगे आके मेरी राइट साइड की आंख के ऊपर सेटल्ड हो गया। तो हेडेक के साथ कोई डायरेक्शन जुड़ी, राइट साइडेड हेडेक, लेफ्ट साइडेड हेडेक, लोकेशन जुड़ी, ऑसिपुटल हेडेक, लोकेशन जुड़ी। इतना दर्द हो रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार के साथ अपना मत्था पछाड़ दूं। क्लियर? तो व्हेन कॉमन बिकम्स अनकॉमन, अगर इन साथ के साथ उस कॉमन की शादी होती है तो वो अनकॉमन हो जाता है। एक सवाल आपसे पूछें, कोई भी लड़की रानी कब बन सकती है?
तो उसकी शादी किसी भी राजा के साथ हो तो वो रानी बन सकती है। बात समझ में आ गई? कोई भी लड़की है, वो राजा के साथ शादी कर लिया तो अब वो रानी हो गई ना। तो कोई भी सिम्टम है, इन 7 राजाओं में से किसी भी एक राजा के साथ अगर उसकी शादी हो गई तो वो अनकॉमन हो जाता है, वो रानी हो जाता है। वैसे कोई भी कॉमन लड़की होती है, लेकिन राजा के साथ उसकी शादी होना उसको रानी बनाता है। तो कोई भी सिम्टम कॉमन होता है, लेकिन जब वो सिम्टम इनके साथ जुड़ता है तो वो सिम्टम अनकॉमन हो जाता है। क्लियर? इतना समझ आ गया? हमारा 50% जो हमें समझाना था वो हम आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं। इतने में किसी को कुछ ना समझ आया हो तो टाइप कीजिए। उसके बाद हमें जाना है सर आइजैक न्यूटन के पास। सबको मालूम है ना स्टोरी? एक बार सर आइजैक न्यूटन कहाँ बैठे थे? एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। चलेंगे? तो चलिए। सबको दिख रहा है? स्लाइड विजिबल है ना? यस सर, इट तो इज ये विजिबल। ये एक पूरे पेशेंट का पेड़ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेड़ है। हमें उतना ही दिखता है जितना टाइप किया गया है, ऊपर का पेड़ नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पीपीटी हम नहीं आ रहे हैं, हाँ, स्लाइड नहीं आ रहे हैं। पिन कीजिए, हमें आ जाएगा। नहीं सर, स्लाइड विजिबल है। बाकी मुझे ओके दिखा। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। चलने दीजिए, हाँ जी। हमें जितना भी दिख रहा है वो टाइप किया है उतना ही दिख रहा है। ऊपर जो सेब का पूरा पेड़ है वो हमें दिख नहीं रहा है। मतलब हमने केस रिसीविंग के लिए बहुत से एफर्ट डाले, डिसीज तो फुल्ली डेवलप है, लेकिन हमें सिम्टम्स में क्या मिल रहा है? सिम्टम में कुछ नहीं मिल रहा है। सारे के सारे कॉमन सिम्टम है। डॉक्टर साहब लीवर की दिक्कत है, डॉक्टर साहब किडनी का दिक्कत है, डॉक्टर साहब यूरिन में प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब स्टूल में प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब मैं भूल जा रहा हूं, डॉक्टर साहब मुझे याद नहीं रहा है। मतलब सारे के सारे कॉमन सिम्टम, और कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब सिर्फ जड़ें ही दिख रही हैं, ऊपर का पूरा पेड़ दिख ही नहीं रहा है। तो जो लोग जंगल में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, जिनको बहुत अनुभव है, वैसे लोग सिर्फ जड़ देखकर भी बता सकते हैं कि ये पेड़ कौन सा हो सकता है। तो जो फिजिशियन बहुत अनुभवी हैं, वो फिजिशियन जड़ देखेंगे, और जड़ के ऊपर से, जड़ मतलब मायाजम, मायाजम्स आर कॉज ऑफ द कॉज। मतलब कोई भी डिसीज अगर डेवलप हो रहा है तो उसका कारण कोई भी हो, उस कारण के पीछे का कारण केवल और केवल मायाजम्स। तो जो अनुभवी फिजिशियंस हैं वो मायाजम देख के ही उनको पता चल जाता है कि ओके ये डिसीज क्या है, क्योंकि उनको जंगल में बहुत सालों हो गए कि वो इस तरीके की अलग अलग प्रकार की जड़ें देखते हैं, और उनका नॉलेज ही इतना है कि वो जड़ देख के पूरे पेड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो लोग एंटीमाइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, साथ में जड़ों के साथ कुछ उसका ऊपरी हिस्सा भी दिखाई देता है, जो बार्क होता है या जिसको हम बीच का हिस्सा कहते हैं। तो वो पैथोलॉजी होती है ना, पैथोलॉजी तो दिखाई देगी। डॉक्टर साहब देखिए मुझे लीवर का दिक्कत है, ये मेरा रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर साहब ये देखिए किडनी का रिपोर्ट। डॉक्टर साहब मुझे बहुत पैरों में सूजन आ गई, तो सूजन दिखाई देगी। तो कुछ पैथोलॉजीज दिखाई देती हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के केसेस में काफी सारे अनुभवी फिजिशियन ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी का यूज करते हैं। एंटीमायाज्मेटिक रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करना, उसके बाद आता है ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज का प्रिस्क्रिप्शन करना। लेकिन ये कौन करते हैं? जो बहुत अनुभवी लोग हैं, जो जड़ देख के भी मालूम चल सकता है जिनको कि ये कौन सा पेड़ है, वो लोग। तो जब जब हमारे पास ग्रॉस पैथोलॉजी वाले केसेस आए, या तो टर्मिनल केसेस आए, या तो ऐसे केसेस आए कि जिन केसेस के अंदर कुछ पिक्यूलियर नहीं मिल रहा है, बहुत ही कॉमन कॉमन है, तो शुरू शुरू के प्रैक्टिस के अंदर उन केस को अपने किसी अनुभवी फिजिशियन के पास रिफर करके उनके पास से धीमे 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 हमें सीखना होता है। बात समझ में आ रही है? हर केस अपने से ही ट्रीट हो जाएगा ऐसा नहीं होता है।
क्लियर हो रही है बात? बात समझ में आ रही है? तो जो लोग ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन यूज करते हैं, जो लोग मदर टिंचर्स यूज करते हैं, या तो जो लोग एंटी मायाज्मेटिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उन लोगों को केस में और कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ इतना ही मिल रहा है। उन्होंने ट्राई तो सब किया कि हमें पूरा पिक्चर मिले, पूरा स्केच मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए? तो मास्टर हनीमैन कहते हैं कि कुछ न मिले तो कॉज ऑफ द कॉज तो मिलेगा। तो कौन सा प्रीडोमिनेंट मायाजम है, उस मायाजम के अकॉर्डिंग वहां पे प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। तो काफी सारे डॉक्टरों का फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एंटी मायाज्मेटिक होता है, और उसके बाद कुछ मदर टिंचर या लोअर पोटेंसी के अंदर पैथोलॉजिकल या ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन जिनकी स्फीयर ऑफ एक्शन उस ऑर्गन पे हो, उसका प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। काफी सारे डॉक्टरों को जो मायाजम में नहीं मानते हैं, जिनके पास मायाजम का नॉलेज नहीं होता है, तो वो इस तरीके के केसेस में मदर टिंचर या लोअर पोटेंसीज का यूज करते हैं। तो वो सही है, उनके नॉलेज के मुताबिक उनको केस में और कुछ पिक्यूलियर नहीं मिला है, इतना ही मिला है, उनको सिर्फ जड़ें ही मिली है और कुछ नहीं मिला है। तो जड़ों के ऊपर से इतना काम हो सकता है। मेरे दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? हनीमैन तो कहते हैं पेशेंट एज ए होल देखो, मतलब पूरे पेड़ को पहचानो कि ये कौन सा पेड़ है और अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब करो। लेकिन कई बार परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा गायब है, टूट गया है, चला गया है, हमें सिर्फ उसके मूल ही मिलते हैं, उसकी जड़ें ही मिलती हैं। तो उन जड़ों के ऊपर से भी हम उस पेड़ को परखने का काम करके उसके सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भी होम्योपैथी ही है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर? वेरी गुड। अब चलिए एक कदम बढ़ते हैं आगे। हमें जितना लिखा हुआ है उतना मिल रहा है, उसके अलावा नहीं मिल रहा है। तो मायाजम भी मिलता है, पैथोलॉजी और ऑर्गन अफेक्टेड भी मिलते हैं। फिर उसके बीच का हिस्सा है ना, जो वुड होता है, वो सेंसेशन है, और उसका जो बार्क होता है वो लोकेशन है। तो लोकेशन सेंसेशन भी मिलते हैं। तो जो लोग थेरापुटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 5 मेडिसिन बताइए पाइल्स के लिए, तो कॉलनसोनिया है, आइस्क्यूलस है, नाइट्रिक एसिड है, लाइकोपोडियम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एनीवन? तो जो लोग थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन हम जब करते हैं, तो हमने ढूंढने का तो सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ना पत्ते मिले, ना फल मिला, ना पुष्प मिले। क्या मिला? जड़ें मिली और वुड मिला, कुछ ब्रांचेस मिली। तो जब केस के अंदर और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही मिलता है, तब प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उनको थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 मेडिसिन फॉर पाइल्स, तो उनमें लोकेशन तो सेम ही रहेगा कि लोकेशन सेम है, एनोरेक्टल रीजन। अब पाइल्स विथ बैकएक मिल रहा है तो हम एस्क्यूलस सोचेंगे, पाइल्स विथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग मिल रहा है तो कॉलेनसोनिया सोचेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक पाइल्स मिल रहा है तो हम एलोसोकोट्रिना सोचेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पाइल्स विथ ब्लीडिंग एंड बर्निंग मिल रहा है तो हम सल्फर या कैप्सिकम सोच सकते हैं। मतलब यहाँ पे लोकेशन फिक्स है, वुड फिक्स है, वुड के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ एक आध दो ब्रांच मिल रही है, जड़ें मिल रही है। अगर वहां पे फिशर्स मिल रहे हैं तो फिशर्स मिल रहे हैं, ब्लीडिंग मिल रहा है, स्पिंक्टर लाइक पेन मिल रहा है, तो हम वहां पे एसिड नाइट्रिक सोच सकते हैं। उसी तरीके से 5 मेडिसिन फॉर अल्सर, तो अगर पंच आउट अल्सर देखने को मिल रहा है तो हम काली बाइक्रोमिकम सोचेंगे। अल्सर ऑफ व्हाइट बेस देखने को मिलता है तो बोरेक्स सोच सकते हैं। अल्सर ऑफ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन मतलब हमने पूरा केस रिसीविंग किया, लेकिन अपना बेड है वो इतना खखड़दज है कि उसमें हमें सिर्फ जड़ें मिली, वुड मिला और 2-3 ब्रांचेस मिली। मतलब बहुत कुछ सिम्टम मोडालिटी या कंकोमिटेंट में मिल नहीं रहे हैं।
तो इतने से भी काम बहुत बढ़िया हो सकता है। तो जो लोग थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो होम्योपैथी ही है, और केस के अंदर जब और कुछ सिम्टम नहीं मिलते हैं तो हमें वहां पे थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन ही करना पड़ता है। और वही मास्टर कह रहे हैं कि केस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलने चाहिए, तो कम कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, कम अनकॉमन मिल रहे हैं। जब डिसीज की ग्रोथ पैथोलॉजी होती जाएगी तो अब तब वैसा ही होता जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एनीवन? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? तो ऐसा कब कब हो सकता है? एक तो डिसीज बहुत डेवलप्ड है और बहुत सप्रेशन हुए हैं और ग्रोथ पैथोलॉजी की तरफ है, तो हमें बहुत सिम्टम नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, फिजिशियन का ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, फिजिशियन नया नया है, उसको दूसरे सिम्टम लेने ही नहीं आ रहे हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। तो तब भी वैसे ही करना है। अगर केस के अंदर सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक कम मिल रहे हैं तो पहले मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन, ऑर्गन स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, उससे भी कुछ ज्यादा सिम्टम मिल रहे हैं, मतलब एक आध लोकेशन मिल गया, एक आध सेंसेशन मिल गया, या लोकेशन के साथ एक आध मोडालिटी, या लोकेशन के साथ एक आध कंकोमिटेंट मिल गया, तो वहां पे थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन किए जा सकते हैं। हमने आपको एग्जांपल देके भी समझाया। अगर रिंग वर्म मिलता है, रिंग के अंदर रिंग, उसके अंदर रिंग, ऐसा लुक मिलता है, तो स्किन अफेक्शन मिला, रिंग के अंदर रिंग, उसके अंदर रिंग, ऐसा कैरेक्टर मिला, तो टेलुरियम कैन बी मेडिसिन। अगर रिंगवर्म का केस है, सारे रिंग आइसोलेटेड सेपरेटेड हैं, वी कैन थिंक ऑफ सेपिया। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है? उसी तरीके से वाट्स मिला ऑन द टीप ऑफ नोज, दूसरा कुछ नहीं मिला केस में, वी कैन थिंक ऑफ कॉस्टिकम। मतलब एक लोकेशन के ऊपर पैथोलॉजी मिली ना, तो वो बहुत पिक्यूलियर है। व्हाट्स बिहाइंड फिंगर, स्पेशली इंडेक्स फिंगर, या तो बिहाइंड फिंगर्स देख लो, सेपिया, वेल मार्क्ड। तो जब ज्यादातर जो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, जो इमरजेंसी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन करने हैं वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। वहां पे तो हम फुल्ली डेवलप्ड डिसीज देखने के लिए नहीं जाएंगे ना। तो जब लेबर के प्रिस्क्रिप्शन है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, रिजिड ओस है, लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जब इस तरीके के जो केसेस हैं उस केसेस में ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जब या तो एग्जांपल के तौर पे एक्यूट अस्थमेटिक अटैक आया है, तो अस्थमा कब आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अस्थमा 3 AM, वी कैन थिंक ऑफ कालिकाब। अस्थमा एट 12 AM, वी कैन थिंक ऑफ आर्सेनिकाल। बात समझ में आ रही है? तो जब हमारे पास एक्यूट के अंदर पेशेंट आते हैं, हम इमरजेंसी के अंदर होम्योपैथी में अंदर काम करते हैं, तो उस वक्त हमें इस तरीके से काम लेना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब हम बोलेंगे कि आईसीयू के अंदर या एक्यूट इमरजेंसीज के अंदर होम्योपैथी देखते हैं, पेशेंट हमारे पास आया है, बहुत दर्द हो रहा है सर, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और चाहे अंदर एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है, लेकिन वो एकदम ऐसे बेंडिंग डबल करके आया है, तो वी कैन थिंक ऑफ कोलोसिन एट दैट टाइम। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के जो भी सिम्टम्स हैं, खास करके हमने सुना है कि कलकत्ता के अंदर इस तरीके के बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनके पास ऐसे वन लाइनर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो उस तरीके से काम हो सकता है। जब आपको ऐसे सिम्टम मिले, बहुत स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिंग एक आध सिम्टम मिले, तो एक सिम्टम भी पूरी टोटालिटी बन जाता है, और उस टाइम पे ऐसे काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार फुल पूरा पेड़ आपको मिले तो ही आप पेड़ को पहचान पाए। कई बार आप पेड़ का सिर्फ वुड देख के भी बोल देंगे, ओ इसमें तो बहुत सुगंध आ रही है, ये तो सैंडलवुड है। बात समझ में आई? अगर वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक हुआ तो यही थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन है। कई बार आप उसका वुड देख के बोल देंगे ये तो केले का पेड़ लग रहा है, इसके अंदर तो वुड ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
तो इसी को थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है, और ये होम्योपैथी का एक भाग ही है। लेकिन हाँ, केस रिसीविंग करने का पूरा प्रयत्न करना है और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। सिर्फ फाइल देख के हर केस के अंदर 2 3 4 मेडिसिन नहीं दे देनी है, उसका कुछ कैरेक्टर देखना है। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स मिले तो इट इज अ कैरेक्टर ऑफ एलोसॉकोट्रिना। क्लियर हो रहा है? तो जो लोग थेरापुटिक कर रहे हैं वो भी होम्योपैथी ही कर रहे हैं, इट इज होम्योपैथी। अगर वहां पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देख के टोटालिटी के मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन होता है, और नोइंगली और अननोइंगली होम्योपैथी अगर कोई कर रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन टोटालिटी के अनुसार ही होगा। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा है और वो शहद खा रहा है, उसको मालूम नहीं है कि इसको मीठा कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। उसी तरीके से जब हम पे गुरु कृपा होती है तो हमें इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चरलाइज वे मालूम नहीं होता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो होम्योपैथी ही होती है। और इसीलिए गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं होता है। हम मास्टर हैनीमैन बोनिक हुसैन सर के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा नोबल साइंस दिया है। इतना क्लियर हुआ? तो हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। जब हमें केस शुरू शुरू में मिलते हैं, या तो जो फिजिशियन वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड फिजिशियन है, एजुकेटेड तो बहुत हो सकते हैं लेकिन वेल ट्रेंड, जिसके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो उसको पेड़ का एक आध फ्रूट मिल जाएगा, एक आध फूल मिल जाएगा, उसका वुड मिल जाएगा और जड़ मिल जाएगी। मतलब उसको 4 चीजें मिल गई। एक फ्रूट लटक रहा था वो उसने पकड़ लिया, एक फूल पकड़ लिया, एक पत्ता पकड़ लिया, वुड पकड़ लिया और जड़ें पकड़ ली। तो किसी भी अगर वृक्ष के बारे में जानना हो कि ये कौन सा वृक्ष है, तो कैसे जान सकते हैं? एनीवन? किसी भी पेड़ के बारे में जानना हो कि ये कौन सा पेड़ है, तो उसके सारे अंगों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो पेड़ के अंग कौन कौन से होते हैं? तो जड़ें होती हैं, वुड होता है, बार्क, पत्ते होते हैं, पुष्प होते हैं और फल होते हैं। अगर आप इन चारों पांचों चीजों का अगर अभ्यास कर लो तो आप पूरा उस वृक्ष को पहचान जाओगे। तो उसी तरीके से ये मास्टर बोनिक हुसैन सर की ब्यूटी है कि उन्होंने बताया कि अगर आपको होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी ढूंढनी है, मतलब आप उस पेशेंट के अंदर डेवलप हुए डिसीज के वृक्ष के बारे में जानना चाहते हो कि अंदर डेवलप हुआ वो वृक्ष कौन सा है, वो सल्फर से सिमिलर है, लाइकोपोडियम से सिमिलर है, या सेपिया से सिमिलर है, या पल्सेटिला से सिमिलर है, तो आप उसको एक एक चीज, उसका एक फल लो, एक फूल लो, एक वुड लो, एक जड़ लो और एक पत्ता लो। मतलब लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट और पैथोलॉजी या मायाजम, इतना आपको मिल जाएगा तो आप उस पेड़ के बारे में जान जाएंगे कि वो पेड़ कौन सा है। मतलब आप उस डिसीज के बारे में जान जाएंगे कि वो डिसीज सल्फर है, वो लाइकोपोडियम है, वो सेपिया है, वो पल्सेटिला है, या वो कोई और है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जड़ें मायाजम है, ऊपरी का हिस्सा पैथोलॉजी और ऑर्गन अफेक्टेड है, जो वुड है वो सेंसेशन है, और उसके ऊपर जो बार्क है वो लोकेशन है। जितने भी ब्रांचिस के ऊपर पत्ते लगे हैं वो मोडालिटीज हैं, और जो फूल और फल लगे हैं वो कंकोमिटेंट्स हैं। तो सब में से अगर एक 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 आपको मिल गया तो आप उस पेड़ को पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे? जवाब तो दीजिए। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा है, बोरिंग तो नहीं है ना? क्लियर हो रहा है ना? अब जो पेड़ है उसकी तो बहुत सारी शाखाएं हैं, और हर शाखा पे बहुत सारे पत्ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही पत्ता मिले। मतलब एक ही केस के अंदर लोकेशन या सेंसेशन के भी बहुत हो सकते हैं और मोडालिटी तो अनेक हो सकती है।
उसके हर शाखा पे कई सारे फूल और कई सारे फल लगे हो सकते हैं, मतलब कंकोमिटेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें हर बार कंकोमिटेंट ए शाखा वाला ही मिले, कई बार बी शाखा वाला फल भी मिलेगा, सी शाखा वाला भी मिलेगा और डी शाखा वाला भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार जो पत्ता मिला है वो ए शाखा वाला पत्ता ही मिलेगा, बी शाखा वाला भी मिल सकता है, डी शाखा वाला भी मिल सकता है, ई शाखा वाला भी मिल सकता है। लेकिन हमें अगर उस पेड़ को पहचानना है तो बार्क चाहिए, वुड चाहिए, पुष्प चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए और पत्ते चाहिए और उसकी जड़ चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें मिल गई तो हम उस पेड़ को पहचान जाएंगे। अगर वो पत्ता फिर नीचे का वाला हो या ऊपर वाला हो, नया हो या पुराना हो, ब्रांच ए का हो, ब्रांच बी का हो, लेफ्ट साइड का हो, राइट साइड का हो, फुली डेवलप हो या कली हो, कुछ भी हो, पत्ता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी तरीके से जो पुष्प यानी कि फूल और फल मिलेंगे वो भी नीचे लटकते हुए भी मिल सकते हैं, गिरे हुए भी मिल सकते हैं, ब्रांच ए के ऊपर, ब्रांच बी के ऊपर कली भी मिल सकती है, एकदम खिला हुआ भी मिल सकता है, कच्चा पुष्प फूल फल भी मिल सकता है, एकदम पका भी मिल सकता है और पक के गिरने वाला भी मिल सकता है। हमें फल से मतलब है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वही सिम्टम मिले। हाँ, जरूरी यह है कि हर बार कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलना चाहिए और केस टू केस, और जैसे फिजिशियन का नॉलेज बढ़ेगा, पेशेंट अवेयर होता जाएगा, अलग अलग सेंसेशन, अलग अलग मोडालिटीज और अलग अलग कंकोमिटेंट्स मिल सकते हैं। तो लोकेशन के अंदर तो हम पेशेंट की साइड अफिनिटी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की कंप्लेन है या राइट साइड की कंप्लेन है, कुछ एनाटॉमिकल पार्ट भी देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन मिले तो वो भी मिल सकता है। सेंसेशन आप सबको मालूम है, बर्निंग है, ईचिंग है, स्टिंगिंग है, इस तरीके के बहुत सारे सेंसेशन हैं। जो भी सेंसेशन मिले, अगर सेंसेशन नहीं मिलता है तो हम कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। लेकिन अब बात करें हम मोडालिटीज की, तो मोडालिटी के अंदर कुछ मोडालिटी मतलब पत्ते हैं, तो कुछ ऐसे पत्ते हैं जो लेना बहुत इजी है, मतलब जो गिरे हुए पड़े हैं, सूखे पत्ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मल मोडालिटी, कोई भी पेशेंट आपको बता सकता है कि मुझे ठंड अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है। कुछ पत्ते ऐसे हैं जो ऊपर से गिर के नीचे आ रहे हैं, हमें सिर्फ कैच करना है। एग्जाम्पल के तौर पे स्लीप पोजिशन या एलिमेंट्स फ्रॉम को बोलते हैं पॉजिटिव मोडालिटी, तो उनको ले पाना इजी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वही लेना है और हर बार वही मिले। थर्मल को जनरल मोडालिटी बोलते हैं। पेशेंट हॉट है या चिली है वो इजीली बताएगा, वो नीचे गिरा हुआ पत्ता है। लेकिन कई बार अगर कोई साफ सफाई वाला आके गिरा हुआ पत्ता ले गया तो थर्मल नहीं मिलेगा, तो ऊपर जो पत्ता मिल रहा है वो ले लो। जिस टाइम जो मिले वो लेना है, किसी के लिए हठाग्रह नहीं करना है कि यही मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से मोडालिटीज के अंदर हम एलिमेंट्स फ्रॉम ले सकते हैं, हम थर्मल ले सकते हैं, हम स्लीप पोजीशन ले सकते हैं, हम मून फेजिस ले सकते हैं, हम स्प्रिंग ले सकते, सीजन्स ले सकते हैं। कई बार आता है ना, डॉक्टर साहब मुझे हर बार दिक्कतें होती है ना, हर बार मुझे स्प्रिंग में ही दिक्कत होती है, डॉक्टर साहब मुझे हर बार ऑटम में ही दिक्कत होती है, डॉक्टर साहब मुझे हर बार समर में ही दिक्कत होती है। तो ये भी ले सकते हैं। स्टिम्युलेंट भी ले सकते हैं कि एग्रावेशन फ्रॉम टच, एग्रावेशन फ्रॉम नॉइस, एमिलोरेशन फ्रॉम प्रेशर, एमिलोरेशन फ्रॉम रबिंग, तो ये सब भी मोडालिटीज ही हैं। उसी के अनुसार टाइम मोडालिटीज भी है। टाइम मोडालिटी मतलब पीरियोडिसिटी, सेम डे में होना, सेम हवर्स में होना, सेम मंथ में होना, ईयरली सेम होना, या तो स्पेसिफिक टाइम मोडालिटी भी हो सकती है कि 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी तरीके से वेदर ले सकते हैं, क्लाइमेट ले सकते हैं, एग्रावेशन इन द rainy weather, amelioration in rainy weather, aggravation at seashore, amelioration at seashore, इस तरीके के सिम्टम भी ले सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में भी हो सकता है, कोल्ड फूड एग्रावेशन, हॉट फूड एग्रावेशन, फर्मेंटेड फूड एग्रावेशन, इस तरीके से। तो इतनी सारी मोडालिटीज हैं।
इसके सिवा भी पोजीशन भी ले सकते हैं, पोस्चर्स कि एमिलोरेशन फ्रॉम डांसिंग, एमिलोरेशन फ्रॉम सिटिंग, एमिलोरेशन इन स्लीपिंग, एग्रावेशन इन स्लीपिंग। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एप्लीकेंस भी ले सकते हैं, मतलब स्वेटिंग एग्रावेशन, स्वेटिंग एम्यूलोरेशन, कॉन्सोलेशन एग्रावेशन, कॉन्सोलेशन एम्यूलोरेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन का भी मोडालिटीज हो सकता है। तो इन सब में से जिस केस में स्पॉन्टेनियसली जो सिम्टम मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कंकोमिटेंट जब लेना हो तो कंकोमिटेंट में हम थर्स्ट ले सकते हैं, जो नीचे गिरा हुआ फल है, कोई भी पेशेंट आसानी से बता सकता है कि प्यास कैसी लगती है। डिजायर एवर्जन ले सकते हैं, वो गिरता हुआ फूल है, गिरा हुआ फूल है, मतलब मुझे खट्टा अच्छा लगता है, मुझे खट्टा पसंद है, मुझे खारा पसंद है, मुझे तीखा पसंद है। हैबिट ले सकते हैं, डॉक्टर साहब में अल्कोहल की लेने की हैबिट है, डॉक्टर साहब टबाको लेने की हैबिट है, डॉक्टर साहब स्मोकिंग करने की हैबिट है। उसी तरीके से एनीथिंग बिफोर एंड आफ्टर डिस्चार्ज और ड्यूरिंग डिस्चार्ज ले सकते हैं कि स्टूल के बाद दिक्कत अच्छी हो गई, यूरिन के बाद अच्छी हो गई, मेंसिस के बाद अच्छी हो गई या बढ़ गई, उसी तरीके से तो वो भी कंकोमिटेंट के अंदर हम ले सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज को भी कंकोमिटेंट के अंदर ले सकते हैं। ये ऊंची डाली वाले फूल है ना, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए हमें चढ़ने के लिए कुछ चाहिए, डोरी वगैरह चाहिए या लठ चाहिए जिससे वो उसको डाली को जिचोके, या तो हम इतने स्किलफुल होने चाहिए कि किसी भी डाली के ऊपर का फूल या फल तोड़ पाए। लैब इन्वेस्टिगेशन को भी हम कंकोमिटेंट के तौर पे ले सकते हैं। एज और सेक्स को, मतलब कई बार हम देखते हैं ना, इट इज चिल्ड्रंस रेमेडी, इट इज फीमेल रेमेडी, इट इज मेल रेमेडी, तो मतलब क्या हुआ, एज और सेक्स को भी कंकोमिटेंट के तौर के ऊपर यूज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, फैट फेयर फ्लेबी है, लीन थीन इमेसिएटेड है, इन सब को भी हम कंकोमिटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। और अदर पैथोलॉजी, अर्टिकेरिया अल्टरनेट विथ जॉइंट पेन, अस्थमा अल्टरनेटिंग विथ डायरिया, डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, मतलब एक पैथोलॉजी के साथ दूसरी पैथोलॉजी को भी हम कंकोमिटेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब इन सब के अंदर जो भी कंकोमिटेंट मिले, उनमें से जो भी मिले वो हमें लेना है। जरूरी नहीं है कि हर बार थर्स्ट ही मिले, हर बार डिजायर मिले, हर बार फीमेल मिले तो सेपिया ही दे देना, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी के अनुसार व्हेन कंप्लेन इज फिजिकल, ऑल मेंटल्स आर कंकोमिटेंट। सो अब बात करेंगे मेंटल सिम्टम की। दिखा रहा है मेंटल सिम्टम, टोच के ऊपर की कलियां हैं, एकदम झाड़ के ऊपर के जो छोटे छोटे फूल, छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, वो सब मेंटल सिम्टम्स हैं। और मेंटल सिम्टम्स के अंदर भी अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं और सबको हम कंकोमिटेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साइकोलॉजिकल स्टेट, जो बहुत ही बेसिक मेंटल है, डॉक्टर साहब मैं गुस्से वाला हूं, डॉक्टर साहब मुझे रोना आ जाता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही हताशा होती है, तो जो बोरिक के अंदर दिए गए मेंटल्स हैं, शुरू शुरू में साइकोलॉजिकल स्टेट के अनुसार मेंटल्स लेना है। उसके बाद मेंटल सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव टू दिस, सेंसिटिव टू दैट, उन सबको ले सकते हैं। उसके बाद मेंटल रिएक्शन, वो सेंसिटिविटी हर्ट हुई, उसके बाद क्या रिएक्शन आया, एग्जाम्पल के तौर पे सेंसिटिव टू डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, तो रिलीजियस हो गया, तो वी कैन थिंक ऑफ लेकेसिस एंड सल्फर और दैट टाइप मेडिसिन। क्या हुआ, तो रिबेलियस हो गया, डिसअपॉइंटमेंट के बाद सैडनेस में चला गया, डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्या हुआ, तो सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो वो मेंटल रिएक्शन है। उसी के अनुसार डेल्यूजन्स, काफी सारे लोग कंकोमिटेंट डेल्यूजन में से निकालते हैं। तो जिनको स्किलफुल हैं, जो लोग हर रोज पेड़ पे चढ़ते हैं और फूल और फल उतारते हैं, तो उनके लिए वो इजी बात है, तो वो लोग कर सकते हैं। तो जो लोग डेल्यूजन में से कंकोमिटेंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी होम्योपैथी ही कर रहे हैं। काफी सारे लोग ड्रीम्स एनालिसिस करते हैं, तो जो लोग ड्रीम्स में से भी कंकोमिटेंट को यूज करते हैं, वो भी होम्योपैथी ही कार्य कर रहे हैं। काफी सारे लोग इमोशनल ट्रिगर्स के ऊपर से भी हमें मिल सकता है, मेमोरी में से भी सिम्टम्स मिल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल में से भी सिम्टम मिल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट कैलकुलेशन में बहुत पावरफुल होते हैं, तो काफी सारे रूब्रिक हैं कि मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर, इंटेलेक्चुअल रीडिंग बहुत अच्छा करते हैं। काफी सारे लोग फिलोसॉफिकल होते हैं, तो वो इंटेलेक्ट के सिम्टम है। उसी तरीके से विल के सिम्टम होते हैं। उसी तरीके से काफी सारे लोग साइको एनालिसिस करते हैं
मतलब उसके ऊपर से भी कंकोमिटेंट मिल सकता है। तो जो बहुत स्किलफुल लोग हैं और जिनकी स्किल है तो वो लोग करें, सब होम्योपैथी ही करते हैं। तो मेंटल के अंदर भी आप किसी अलग अलग लेवल से भी कुछ कंकोमिटेंट निकालते हैं तो वो भी होम्योपैथी ही है। लेकिन एक्चुअल हमारा गोल क्या है कि पेड़ के बारे में जानना कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी मेडिसिन के सिमिलर पेड़ है। ये सल्फर के सिमिलर पेड़ है, लाइकोपोडियम के है, सेपिया के है कि पल्सेटिला के है, और वो जानने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो मेंटल्स भी अच्छी चीज है लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए। वो ऊपर वाला टोच वाले फ्रूट्स हैं जो उतारने के लिए मेहनत लगती है, जिसके लिए हमें उस टोच तक पहुंचने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस तरीके से एक दो लेक्चर सुन के हम डेल्यूजन नहीं ले सकते। एक दो लेक्चर सुन के हम मेंटल सिम्टम्स शायद मैं तो नहीं ले सकता, आप बहुत अगर होशियार हैं तो ले सकते हैं। तो अगर कोई अच्छे गुरु हैं वो हमें पेड़ की टोच वाले सिम्टम्स लेना भी सिखाते हैं, हमें पेड़ की टोच वाले फ्रूट्स लेना भी सिखाते हैं। कई बार ऐसा होगा ना तो नीचे वाले फ्रूट्स तो सबने ले लिए, टोच पे ही हैं, तो वो सिम्टम्स लेना कोई अच्छे गुरु सिखाते हैं तो हमें जरूर सीखना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी एक के साथ स्टबर्न नहीं हो जाना है कि मैं तो स्लीप लेके ही प्रिस्क्राइब करूंगा, मैं तो डिस्चार्ज लेके ही करूंगा, मैं तो एज सेक्स लेके ही करूंगा, मैं तो सिर्फ पैथोलॉजी के बेस पे ही करूंगा, मैं तो सिर्फ मायाजम पे ही करूंगा, मैं सिर्फ डिस्चार्ज पे ही करूंगा, मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे ही करूंगा, मैं सिर्फ टाइम मोडालिटी पे ही करूंगा, मैं सिर्फ पोजीशन पे ही करूंगा, मैं सिर्फ मेंटल पे ही करूंगा, मैं सिर्फ ड्रीम पे ही करूंगा, मैं सिर्फ साइको एनालिसिस पे ही करूंगा, मैं सिर्फ विल इमोशन एंड इंटेलेक्ट पे ही करूंगा, मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टेट पे ही करूंगा, मैं सिर्फ सेंसेशन पे ही करूंगा, मैं सिर्फ डेल्यूजन पे ही करूंगा। ऐसा मैं नहीं आ जाना चाहिए। ईश्वर हमें हर केस में जो सिम्टम स्पॉन्टेनियसली मिले वो सब सिम्टम को टोटालिटी के अंदर लेना है, लेकिन वो अनकॉमन होने चाहिए, और ये सब सिम्टम अनकॉमन है। तो जिस केस में जो सिम्टम स्पॉन्टेनियसली मिले और हमें लगे कि ये सिम्टम अनकॉमन है, उनकी टोटालिटी बनानी है, और अकॉर्डिंग टू टोटालिटी केस डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जाना चाहिए। हमें कोई डिसाइड नहीं करना है, इसमें मैं को निकाल देना है, हम सबको होम्योपैथी के लिए काम करना है। तो आप सबका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि जो भी लोग जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं सब लोग होम्योपैथी ही कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम आसक्त हो जाते हैं, हमारा मैं किसी एक पत्ते के साथ, किसी एक फूल के साथ, किसी एक पेड़ के जड़ के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद हम आसक्त हो जाते हैं कि मैं तो तभी बता पाऊं कौन सा पेड़ है कि ब्रांच ए वाला फूल ही मिले या ब्रांच बी वाला फल ही मिले। जरूरी नहीं है। हमें अपने नॉलेज को इतना विस्तारित करना है कि किसी भी ब्रांच का कोई भी फल फूल पत्ता या और शाखा मिले तो हम पहचान पाए कि ये कौन सा फूल है। होप आप सब लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। हमारे गुरु ने हमें जो बताया वो हमने आपके साथ शेयर किया। होप आप समझेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो हमारे पास 2 मिनट का समय है, जरूर पूछिए। डॉक्टर मकानी जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपका चेहरा भी लोग देखना चाहते हैं। हाँ ठीक सर, है, आप ठीक। अपना ये, हाँ सर। लिए बहुत अच्छा लगा। और एक कमेंट बड़ा अच्छा, मुझे मैंने लिखा, वाह क्या बात है। चैट बॉक्स में एक मैसेज है, वाह क्या बात है। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद हैं। हाँ बहुत अच्छा है। और आपने हर एक बार आप आते हैं तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशंस आप देते हैं। आप जो बता रहे थे कि सिंगल रूब्रिक्स, सिंगल मेडिसिन पर जो रूब्रिक्स पर देने का, वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक चीज़ का उसमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब लक्षण आपका एक दवा आप देख रहे हैं और केवल एक सिम्टम्स पर आप दवा दे रहे हैं, तो उस समय एक ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उसके टोटलिटी को, कुछ और सिम्टम्स को कवर कर रहा है कि नहीं। सिर्फ आंख बंद करके दे देंगे तो गलत हो जाता है कुछ नहीं लोग चलेगा, हाँ। स्किलफुल बॉट्स, इसीलिए तो हम तो कहते ही हैं कि एलएसएमसी बनाओ, टोटालिटी हाँ बना के ही टोटलिटी प्रिस्क्राइब बना लो, करो। बिल्कुल यही सबसे अच्छा अप्रोच है। और आपके जितने भी लोग कमेंट्स, जितने भी ऑडियंस हैं प्रेजेंट, सभी ने आपको बहुत बहुत अच्छा तरह से, आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। आपने थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद हैं, और बस मास्टर हनीमैन ने हमें जो दिया है, हम तो केवल डाकिया हैं, सब लोगों तक पहुंचाना ही हमारा धर्म अच्छे डाकिया हैं। है।
बहुत अच्छे डॉकिया हैं जी। अभिषेक जी, आपको कुछ कहना है तो आप बताइए हमें। हाँ सर, मतलब मैं काफ़ी देर से सुन रहा था सर को। एंड मतलब मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। लाइक मैं अभी करंटली खुद भी एचएमएस कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। एंड लाइक हम खुद कंफ्यूज होते हैं जब हम जाते हैं होम्योपैथ्स के बाद। एंड वो डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई माइंड मेथड प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं सबके प्रैक्टिस करने के। एंड एज अ स्टूडेंट हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें क्या नहीं करें। तो मैं कुछ दिन पहले अपने पापा से ऐसी बात कर रहा था। मेरे पापा इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उनका अलग ही है। तो पापा कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग सब कुछ सीखो, स्किल सेट्स रखो अपने पास। कब कौन सा पेशेंट के कैसे आ जाए और कब कौन सा पेशेंट क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर दे, और वो आप कैच कर लो, वो आपको आइडिया नहीं है। वो बात फिर आज मैंने आपके आपके द्वारा सुनी तो काफी अच्छा लगा कि हाँ मतलब ये तरीके हो सकते हैं प्रैक्टिस करने के। हमें रिजिड नहीं रहना किसी भी एक चीज के ऊपर। ये अभिषेक जी बहुत अच्छा आपने कहा। और कहा गया है कि मल्टी फैक्टरियल ऑरिजिन, मल्टी फैक्टर। हम लोग लाइफ जो है सो एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। किसी का आंख है बहुत अच्छा दिखलाई पड़ता है, किसी का कान बहुत अच्छा दिखलाई पड़ता है, तो सभी का अलग अलग अच्छा अच्छा दिखलाई पड़ता है। तो सबको अपने अपने ढंग से देखने का तरीका है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होते हैं, सभी लोग जो है सो अपने अपने आप में अनूठे होते हैं। और कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति दूसरा से नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह से जी सर सब जी। में अगर हम एक ही चीज को खोजेंगे, एक ही छड़ी पर लेकर के सबको तराजू पर तौलना चाहेंगे, तो वह संभव नहीं होगा। तो अभिषेक जी, आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। जी सर जी और सर। आप इनको थैंक्स दे करके मीटिंग को क्लोज कीजिए। हम लोग का समय 1 मिनट आगे हो गया है। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सो इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट टीम। आई एम हैंडिंग ओवर द मीटिंग टू नेक्स्ट टीम। डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। Thank you, Dr. Abhishek and Sahani sir and the whole Hindi team.